रखेल की बेटी एक सैड स्टोरी पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रखेल की बेटी इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रखेल की बेटी एक काफी सैड स्टोरी है, एक मार्मिक कहानी है, एक मोटिवेशनल कहानी है, एक सामाजिक कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिए रखेल की बेटी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि गांव में बाढ़ आ गई थी, तो बुधनी प्रमीला को लेके शहर आ जाती है अपने पति को खोजने के लिए, और कुछ दिन वहां रहती है, और फिर एक उसके बेटे को, सेठ के बेटे को मार करके भागती है। तो ट्रेन में उसकी मुलाकात रमा देवी से होती है, जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती है, तो वो उसके साथ हो लेती है। तो बुधनी अपनी छोटी बेटी प्रमीला को लेकर के अब दिल्ली आ गई है, और अब रमा देवी के साथ उसी के आश्रम में रह रही है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अनाथ आश्रम में बुधनी की अच्छी कट रही थी। अनाथ आश्रम में बुधनी की अच्छी कट रही थी। प्रमीला भी पढ़ने लिखने अब सरकारी स्कूल जाने लगी थी। बुधनी ने भी थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई भी सीख लिया था। दोनों माँ बेटी सभी से घुल मिल के रहती, प्रेम से बातें करती, सबों के काम आती। देखते ही देखते यहाँ आए भी 2 साल बीत गए थे कि एक दिन, मैडम कहाँ हैं आप? सेठ जी ने राशन भिजवाया है। बुधनी को आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, तो दौड़ के किचन से बाहर आई। कौन? तभी वो आदमी पलटा। कालू। बुधनी उससे लिपट करके रो पड़ी। तू यहाँ दिल्ली में काम करता है और मुझे झूठ बोला था कि कानपुर जा रहा हूँ कमाने। मैंने पूरे 3 साल कानपुर में बिताए, तुम्हें इतने ढूंढे पर तू नहीं मिला। कालू हंस पड़ा। अरे छोड़ ना इन सब बातों को, तू जिंदा है, यही खुशी की बात है। मुझे तो सबने कहा था कि तुम और प्रमीला दोनों मर गए। क्या? किसने कह दिया? कालू, तुम झूठ बोल रहे हो ना। हम 5 दिन राहत शिविर में रहे थे, तुम्हारा इंतजार किया था कि खबर टीवी पे सुन के तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेने जरूर आओगे, पर तुम नहीं आए। नहीं, हम गए थे, वहां सबने कहा कि तुम दोनों मर गए। राहत शिविर में जिंदा इंसान की सूची में हमने अपना और प्रमीला का नाम लिखवाया था। कालू, तुम झूठ बोल रहे हो। छोड़ो ना पुरानी बातें, खुशी की बात तो यह है कि तुम लोग जिंदा हो। खुशी हो रही है तुम्हें इसे जिंदा देख के, या दुख हो रहा है कि कैसे बच गई? क्यों? तभी पीछे से रमा देवी की कड़क आवाज सुन करके दोनों पलटे। अरे नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपुन ऐसा नहीं है। नहीं है तो ले जाओ अपनी बीवी और बच्ची को। सेठ के घर नौकरी करते हो, ड्राइवर हो, अच्छी तनख्वाह तो मिलती ही होगी ना तुम्हें। उठाओ अपनी जिम्मेदारी। बहुत कष्ट उठाए हैं बुधनी ने तुम्हें खोजने में, कैसे कैसे दिन देखे, कैसे रात काटे, खुद को दुनिया के भेड़ियों से बचाया, फुटपाथ पे सोई। आंसू पोछो इसके, खुशियां दो और ले जाओ अपने घर। जी? कालू मिमिया उठा। वो तो नहीं हो सकता है मैडम। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है? जी, अपुन ने दूसरी शादी जो कर ली है मैडम, वो सबने कहा कि ये मर गई, तो हमने सोचा कि ये मर गई, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, सबने कहा और तुमने मान लिया। अरे पेपर में तो खबर छपवा देते, किसी और तरह से खोजबीन कर लेते, पर नहीं, तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, छुट्टी हो गई, जिम्मेदारी से भाग निकले, फट से दूसरा बिहार रचा लिया। और एक हम औरत हैं जो साला पागल हैं, जो जान खपा देते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इन मर्दों के पीछे। छोड़ बुधनी से, मैं तुम्हारा दूसरा बिहार रचाऊंगी। तभी रमा देवी बोल उठी। कालू बोल उठा। ये क्या कर रही है मैडम? हम जिंदा हैं। जिंदा हो तो क्या करे तुम्हारा? अचार डाले? तुम तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे हो। क्या मैडम, इतना पैसा कहाँ कमा पाते हैं कि 2-2 परिवार चला सके? इसे यहाँ कहाँ कोई कमी है? कोई दिक्कत भी नहीं है, रहना खाना कपड़ा सब तो मिल रहा है। हम भी आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। रमा देवी आग बबूला हो उठी। बड़ा बेशरम आदमी हो जी, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, पर मिलना जुलना है तुमको। क्यों जी? कालू डर गया। तुम पहले भी यहाँ आए हो राशन पानी लेके?
नहीं मैडम, मैं तो फैक्ट्री से माल उठाकर दूसरे शहर पहुंचाता हूँ। यहाँ किसी और की ड्यूटी है, वो छुट्टी पे था दीपक, इसलिए मैं आ गया। ठीक है, आइंदा दीपक को ही भेजना, तुम दोबारा यहाँ कभी मत आना। जी जी हाँ, अब निकलो। कालू मिमियाता हुआ वहां से चला गया। बुधनी को अच्छा तो नहीं लग रहा था कालू का यूं डांट खाना रमा देवी से, पर वो समझ रही थी कि कालू झूठ बोल रहा है और दीदी उसकी भलाई सोच के ही उसे डांटा है। फिर भी बुधनी अपने तकदीर पे फुट फुट के रो पड़ी। उसे रोते देख रमा देवी ने बड़े प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, रो ले, मन हल्का हो जाएगा। अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। अब अपने और अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच। मुझे क्या सोचना है दीदी, बस यहीं रहूंगी आपके साथ, और मेरा है भी कौन। अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले, चाय बना ला, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी। जी। दोनों चाय बना लाई, बुधनी चाय बना लाई, फिर दोनों चाय पीने लगे। कालू रमा देवी के डांट से डर तो गया था, पर मन में बेटी को देखने की चाह बाकी थी। उस दिन प्रमिला स्कूल गई थी, आश्रम में नहीं थी। आश्रम सिर्फ बच्चियों का था। उसमें एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल तक की लड़कियों को रखा जाता था। कुछ बच्चियां गोद ले ली जाती थी और जो बच जाती थी पढ़ लिख करके पैरों पे खड़ी हो जाती थी। तब या तो वो खुद अपने मन से शादी कर लेती थी या फिर उसका सरकार और सेठ साहूकारों के मदद से सामूहिक विवाह करवा दिया जाता था। अभी आश्रम में मात्र 30 लड़कियां ही बची थी, क्योंकि नई भर्ती बहुत दिनों से बंद थी, क्योंकि आश्रम की जमीन लीज पे ली गई थी और अब लीज की अवधि 100 बरस पुरने वाली थी। इसलिए रमा देवी चाहती थी कि कलवा अपनी जिम्मेदारी उठा ले, बुधनी का घर बस जाए। आश्रम काफी पुराना था, उसे गिरा करके वहां सरकारी कॉलेज बनने वाला था। इसलिए रमा देवी की दूसरे आश्रम से मीटिंग चल रही थी, नेता से भी वो मिल रही थी ताकि उसके बच्चों को अच्छे से सेटिंग हो सके। वो कोशिश में थे कि उसके आश्रम की सारी लड़कियां अच्छे आश्रम में सेटल हो जाए। वो अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही थी कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बुधनी के अलावा भी 10 स्टाफ थे। उसकी नौकरी की भी रमा देवी को चिंता थी और वो उसकी नौकरी की भी बात चला रही थी। रमा देवी काफी टेंशन में थी। खुद उसका भी कोई ठिकाना ना था, बस रहना खाना और 4 जोड़ी कपड़े, इसी में जिंदगी उसकी पूरी की पूरी बीत गई थी। जो भी ट्रस्ट में पैसा आया उसने पूरा इस्तेमाल बच्चियों की भविष्य के पीछे खर्च कर दिया था। ना ही कभी कुछ अपने लिए बचाया और ना ही तनख्वाह कह के ही कभी कुछ अपने पास रखा था। अब ऐसे में बुधनी और प्रमिला की जिम्मेदारी वो कैसे निभाएगी, रमा देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। समय कहाँ किसी के लिए रुका है जो रुकेगा। साल भर के अंदर आश्रम खाली करना है, ये बातें पुराने स्टाफ को तो पता थी, पर बुधनी इससे अनभिज्ञ थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। देखते ही देखते कालू को गए 1 महीने हो गए थे। बुधनी ने भी सोचा कि अब शायद वो नहीं आएगा। वैसे भी क्या पड़ी है उसे, वो तो खुश है, शादी कर ली, जीवन में आगे बढ़ गया। पर मेरा और मेरी प्रमिला का क्या होगा। मैं पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं हूँ, बस किसी तरह से अक्षर ज्ञान हो सका है, नाम लिख लेती हूँ, दस्तखत कर लेती हूँ, पर इससे क्या होगा। मुझे एक सिलाई मशीन अगर मिल जाती तो शायद कुछ मैं कमा पाती। इधर कलवा ताक में बैठा था कि कब रमा देवी आश्रम से बाहर जाए और कब वो बुधनी से मिल सके। वो कहावत है ना कि जब लोग पास होते हैं तो उसकी कदर नहीं होती, और जब वो दूर हो जाते हैं तो वो तरसाती है, तड़पाती है, याद बहुत आती है। फिर पुरुष का अहम, मर्द होने का एहसास, बीवी है उसकी, हक तो है ही, भले वो जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए। कलवा को बुधनी के साथ बिताई रातें याद आने लगी थी। वो उसे बाहों में भरने के लिए मरा जा रहा था। बेशरम बुजदिल इंसान ऐश तो करना चाहता है पर अपनाना नहीं चाहता। कुछ ऐसा ही था कलवा। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। रमा देवी को ट्रेन पे चढ़ के जाते देखा। वो कुछ काम से स्टेशन गया था। उसने आश्रम में फट से फोन किया और पता किया तो पता चला कि बॉम्बे गई है रमा देवी, पूरे 10 दिन के बाद आएगी। बस मौका मिल गया कलवा को, पहुंच गया बुधनी से मिलने। पहले तो बुधनी ने बहुत नानुकुर की, फिर क्या करती। एक तो औरत का दिल पसीज ही गया। आखिर कलवा पति था उसका, कोई गैर नहीं। कलवा ने पहरेदार से दोस्ती कर ली थी। अब जब भी रमा देवी बाहर जाती कलवा पहुंच जाता। कभी बुधनी के साथ रात बिताता, कभी कहीं किसी जगह उसे घुमा फिरा लाता। बुधनी को खुश करने के लिए छोटा मोटा गिफ्ट भी ले आता। कभी प्रमिला के लिए फ्रॉक, पेंसिल, बैग, खिलौना
खिलौना, किताबें, कॉपी भी ले आता। रमा देवी इन सब बातों से अनभिज्ञ थी कि बुधनी कलवा से मिलने जुलने लगी है। पति है इसका, ये सोच आश्रम के वर्कर ने भी बुधनी का ही साथ दिया था। कलवा इतना कमीना था कि प्रमिला जब घर में रहती तो नहीं आता था, जब वो स्कूल जाती तभी आता। उसे प्रमिला की कोई चिंता नहीं थी, ना ही उसे देखने की कोई चाह थी। बस हवस का पुजारी अपनी हवस मिटाता और बुधनी को गोल गोल बातें कह कह के फुसलाता रहता। एक दिन प्रमिला की छुट्टी थी, उसका बर्थडे आने वाला था। रमा देवी ने कुछ पैसे दिए थे बुधनी को और बुधनी को कहा कि जा इसे घुमा ला, कुछ इसे बाजार से दिला देना। वहीं बाजार में कलवा मिल गया, किसी दुकान में सामान पहुंचाने आया था। बुधनी को देख उसकी ओर लपका, कैसी हो? हाँ ठीक हूं। तभी 7 साल की मासूम प्रमिला पूछ बैठी, ये कौन है माँ? बुधनी कुछ कहती, इसके पहले ही कलवा बेशर्मों की तरह हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ। कभी कभी तुम्हारी माँ से मिलने भी आता हूँ, तुम्हारे लिए भी तो तोहफे लाता हूँ, तुमने देखा नहीं है? प्रमिला चहकते हुए बोली, अच्छा तो वो पेंसिल बॉक्स, बैग, फ्रॉक सब आपने लाया था? आप बहुत अच्छे हो मामा जी, आप बहुत अच्छे हो मामा जी। मामा जी? बुधनी का कलेजा चिर गया। मामा जी नहीं, वो कुछ कहे उसके पहले ही कलवा बेशर्मों की तरह हंसता हुआ बोला, हाँ हाँ मामा हूँ, तुम्हारा मामा हूँ। बुधनी गुस्से से लाल पीला हो गई और प्रमिला को खींचते हुए लेके वहां से चली गई। 2 दिन बाद ही फिर बेशरम कलवा आ धमका। खूब लड़ाई की बुधनी ने, नहीं तुम्हारे जैसा पापी आज तक मैंने नहीं देखा। अरे कितने बेशरम हो भाई, पत्नी को पत्नी नहीं कह सकते, बच्ची को अपना नहीं सकते और अब मामा बन गए तुम। मेरा भाई, इतनी बड़ी गाली, तू जा यहाँ से, तू जाके मर जा, अब कभी मत आना, जा अपनी दूसरी औरत के पास, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरे अकल पे तो ताला पड़ गया था जो तुझ पे विश्वास कर लिया। कलवा फिर बेशर्मों की तरह हंस करके बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है वो पापा कहे या मामा? मामा में भी तो 2 माँ आता है, अरे मामा भी तो बाप की तरह ही होता है। बुधनी ने चप्पल उठाए और दे मारा कलवा को। कलवा जान बचा के भागा। बातें आई गई हो गई, बुधनी भी अब उससे मिलने को नानुकुर कर रही थी। एक दिन कलवा जबरदस्ती बुधनी को कहीं मिल गया और बुधनी को पकड़ लिया, लगा तमाशा करने। ये देखो भाई, ये देखो, ये मेरी बीबी है। अरे तू बीबी है मेरी, तू बीबी है मेरी, मुझसे मिलने को कभी मना नहीं कर सकती, समझी क्या? तुमने दारू पी रखी है, जा यहाँ से, दीदी आती होगी, तमाशा मत कर। बुधनी चिखने चिल्लाने लगी, लोग भी इकट्ठे हो गए। कुछ ने तो पकड़ करके कलवा को दे मारा। कलवा ढेर मार खा के वहां से भाग निकला। 1 सप्ताह के बाद बुधनी की तबीयत खराब हो गई, वो उल्टियां पे उल्टियां किए जा रही थी। रमा देवी 10 बच्चियों को लेकर उड़ीसा के एक आश्रम में उसे पहुंचाने गई थी। बुधनी जब सरकारी अस्पताल पहुंची तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। बुधनी खुश हो गई, उसने सोचा कि शायद अब कलवा सुधर जाए, उसे अपने घर ले जाए। उसने उसे ढेरों फोन किए पर वो नहीं आया। एक दिन बुधनी समय निकाल करके उसकी फैक्ट्री पहुंच गई। वहां ढूंढते ढूंढते आखिर ढूंढ ही लिया कलवा को। अब मुझे अपने घर ले चल। क्यों? अब तुम में सोने के पंख लगाए हैं क्या? बात करती है, चल जा यहाँ से, मुझे चप्पल से मारा था ना उस दिन, अब कभी नहीं मिलना तुमसे। मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं मामा। कलवा कुटिल मुस्कान मुस्कुरा के बोला। बुधनी लगी फिर उसे मारने। कलवा ने जोर से धकेला बुधनी को, बुधनी गिर पड़ी। सभी उसे उठा करके हॉस्पिटल भागे पर बच्चों को नहीं बचा पाए डॉक्टर। भला इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती थी रमा देवी से? रमा देवी को पता चल गई सारी बातें कि बुधनी कलवा से मिल रही है। रमा देवी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने बुधनी को खूब डांटा और फिर बुधनी को आश्रम से बाहर निकाल फेंका। उसने बुधनी को आश्रम से बाहर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, रखेल की बेटी का 2nd पार्ट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला पार्ट लेके मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। कहानी काफी दर्दनाक है, सामाजिक कहानी है, पारिवारिक कहानी है, तो देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। एक लोअर क्लास की कहानी है। तो चलिए
मेरा साथ बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। प्लीज़ मेरी गुहार को सुनिए। मेरे चैनल बिल्कुल डेड पड़ गए हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, मेरा साथ बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Thanks for watching my video. Thank you.